तो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। नई शुभकामनाओं के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है 1958 की, चाइना की। उन दिनों ये हो रहा था कि कृषि में औद्योगिक विस्तार के लिए, एक क्रांति लाने के लिए सर्वे किया जा रहा था कि फसलों के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। तो विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई, जो 1958 में उन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि जो हमारी जितनी सारी फसल है उसमें से 4.5 kg पर ईयर ये एक बर्ड खा जाती है, एक चिड़िया खा जाती है। और उन दिनों ऐसा था कि चाइना में स्पैरो की, गौरैया की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो लोगों ने सुझाव दिया उन एक्सपर्ट की टीम ने कि अगर इन चिड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए या यहाँ से हटा दिया जाए तो बहुत सारा अनाज हमारा बचाया जा सकता है। अब एक मुहिम सी चल पड़ी और गवर्नमेंट ने आदेश जल्दी से जारी किया और एक बर्ड किलिंग का दौर चल पड़ा। हुआ ये अंजाम कि पहले ही दिन 1,94,432 चिड़िया मारी गई और ये एक मास किलिंग था। नेचर के साथ एक खिलवाड़, एक तरह से कहें कि प्रकृति के विरुद्ध ये सब हो रहा था। साल 1960 आते आते वो दौर आया कि चाइना के आसमान आसमान में चिड़िया ही नहीं बची। गांव वाले जहां भी बर्ड को देखते मार देते। और सबसे बड़ी बात कि उनको नीचे बैठने ही नहीं दिया जाता था। जैसे वो नीचे बैठने की कोशिश करे तो लोग उनको मार देते थे। अब एक मासूम जानवर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था, इंसान कर रहा था। और हुआ ये आलम कि 1960 आते आते चाइना के आसमान में चिड़िया नहीं बची। लेकिन हुआ क्या कि एक नई मुसीबत का शुभारंभ हुआ। प्रकृति ने अपना रूप दिखाना शुरू किया और वहाँ के लोगों ने ये शायद नहीं पता लगाया कि उस समय गौरैया जो थी वो एक लुकास नाम का कीट होता है जिसको खाती है, जो ज़मीन पे होता है और फसलों को नुकसान पहुँचाता है। तो लुकास की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ी कि वो पूरी फसल एक तरह से कहें तो बर्बाद कर दिया उसने। टिड्डियों का झुंड, अलग से टिड्डियों का झुंड आया जिसे चिड़िया खा जाती थी, उन्होंने भी बहुत सारा नुकसान किया। तो बैलेंस ऐसा था कि इन लोगों ने मिल करके साल 1960 तक आते आते टोटल 4.5 करोड़ बर्ड को मारा था। और उस समय इतना भयानक अकाल पड़ा चाइना के अंदर। और इस अकाल में मरने वालों की संख्या कितनी थी तो 4.5 करोड़। प्रकृति ने अपना बदला लिया इस नहीं तो उस रूप में। और उसके बाद हुआ ये कि चाइना को जोसेफ स्टालिन, जो रसिया के प्रेसिडेंट थे, उनसे सिफारिश करके और 2,60,000 बर्ड अपने देश में मंगाना पड़ गया। तो ये खिलवाड़ जब 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 इंसान प्रकृति के साथ करता है तो उसे कुछ न कुछ अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। ये कहानी हमें एक बहुत लंबी सीख देती है। और दूसरी सीख जो आपको दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ वो कहानी है माइकल जैक्सन के स्टोरी, जीवन से जुड़ी हुई। तो था ये कि माइकल जैक्सन, आप लोगों को पता ही है कितने नामी डांसर थे और उन्होंने $4 लाख की संपत्ति, $4 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी पूरे अपने करियर में। इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाने के बाद उन्होंने किया क्या कि एक दिन माइकल जैक्सन ने अपने यहाँ एक ज्योतिष को बुलाया और ज्योतिष को बुलाने के बाद उन्होंने एक ही सवाल किया कि कहा कि मेरे मन में सवाल ये चल रहा है कि पहली बात कि मेरा रंग कैसे गोरा हो और दूसरी बात ये कि मैं 150 साल कैसे जीऊँ। ज्योतिष जो था उसने जवाब दिया कि ये दोनों प्रकृति के खिलाफ है। रंग देने वाला, रूप देने वाला भगवान है, उसके खिलाफ मैं नहीं कुछ कर सकता। और दूसरी बात कि जीने और मरने का तो किसी इंसान का भरोसा ही नहीं है, कि इंसान पल भर का मेहमान नहीं है। हम आप जो जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, ये सब उसकी माया है। माइकल जैक्सन ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ मैं आपको कि मैं दोनों चीज़ें अपनी हसरत पूरी करके दिखाऊंगा। तो उसने उसने 55 सर्जन की टीम बनाई जो उस टाइम के टॉप क्लास के सर्जन थे, बहुत अच्छा प्लास्टिक सर्जरी करते थे। और धीरे धीरे करके उसने अपना चेहरा जो है वो गोरा कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से आपको दिक्कत हुई होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद गोरा होने के बाद उसने सब कुछ बदल दिया। पुराने दोस्तों के नामो निशान मिटा दिए, उनसे दोस्ती छोड़ दी। यहाँ तक इवन वो यहाँ तक कर गया कि किराए पे नए गोरे माँ बाप ले लिए, गोरी संतान को गोद ले लिया। मतलब सब कुछ अपना ब्लैक संस्कृति से सारा तरह से पीछा उसने छुड़ाना चाहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सामने आया दूसरा चैलेंज। और उसी महीने जब ये कंप्लीट उसकी सर्जरी हो चुकी थी, उसके 2 महीने बाद लगभग वही दौर था जब उसने बेट एल्बम रिलीज़ किया जिसकी 3 करोड़ प्रतियां बिकी। और इतना पैसा कमाने के बाद अब वो लग गया अपने दूसरे अभियान में। उसका दूसरा अभियान क्या था तो दूसरा अभियान था 150 साल जीना। ऑक्सीजन से बने तंबू में रहता था। 12 डॉक्टर नियुक्त किए गए थे
जो उसके नाखून से लेकर सिर तक का जांच डेली करते थे। 15 डॉक्टरों की टीम थी। इवन यहाँ तक उसने कर दिया कि अपने लिए किडनी डोनर, लीवर डोनर, ब्लड डोनर सारे अरेंज कर दिए पहले ही, कि उसके लिए लोग तैयार बैठे थे कि कभी भी माइकल जैक्सन की अगर किडनी खराब हुई, कुछ भी खराब हुआ, गुर्दा खराब हुआ, तो हम तुरंत दे देंगे बगैर किसी शर्त के। तो सब कुछ उसने तैयार रखा था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद हुआ क्या कि हमने देखा साल 2005 आते आते माइकल जैक्सन एक दिन दोपहर में, जब वो 30 डॉक्टरों से घिरा हुआ और 30 के 30 डॉक्टर इलाज कर रहे थे, और कि महज 30 मिनट के अंदर तबीयत खराब हुई और महज 30 मिनट के अंदर माइकल जैक्सन दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है? ये कहानी हमें सीख देती है कि कभी भी हमें कुदरत के नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सामान भले ही 100 साल का हम इकट्ठा कर लें, लेकिन जिंदगानी का भरोसा पल भर का भी नहीं है। और एक तीसरी कहानी है जो आपको सुनाना चाहूँगा। तीसरी कहानी अब इन दोनों कहानियों के ठीक अपोजिट है। एक इंसान जो विश्वास करता है, कुदरत पे भरोसा करता है, उसका क्या होता है। तो हुआ ये था कि जूनागढ़ में एक भाऊ नाम का लड़का रहता था, जो लकड़ी काट के जंगल से अपना गुजारा करता था। उसकी एक प्यारी सी बहन थी जिसका नाम था लाडली। घर में और कोई नहीं था, यही दोनों भाई बहन लकड़ी काट के जंगल से लाते, उसको बेच करके गुजारा करते। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपनी बहन से कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तुम लकड़ी काटने, तुमको चले जाना चाहिए था। बहन ने कहा कि कुल्हाड़ी पे धार ही नहीं है तो मैं कहाँ से जाऊँ, और धार लगवाने के लिए पैसा तो चाहिए, और पैसा हमारे पास है नहीं, खाने के लिए कोई सामान है नहीं। तो उसने कहा कि चलो कुछ बंदोबस्त करते हैं। लोहार के पास गया, सिफारिश किया कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन इस जन्म में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका पैसा आपको दे दूं। नहीं दे पाऊंगा तो अगले जन्म में आपका बेटा बन करके आपको इसकी कीमत चुकाऊंगा। लोहार मुस्कुराया, इसकी नादानी पे थोड़ा सा उसको हंसी भी आई, लेकिन कहा कि चलो मैं धार लगा देता हूँ, पैसे की बात अभी नहीं है, पैसे का देखा जाएगा। धार लगा दिया। धार लगा दिया तो उस कुल्हाड़ी को लेकर के और ये अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन लकड़ी काटते। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि जब वो शाम के वक्त लकड़ी लेके और पहाड़ों के रास्ते से उतर रहा था, उस समय एक संत वहाँ बैठे थे जिनको ठंड लग रही थी। तो इसने देखा कि संत काँप रहे हैं ठंडी में, तो इसने क्या किया कि अपने लकड़ी का गट्ठर वहीं रखा और उसमें आग लगा दी। जबकि वो लकड़ी उसके लिए दिन का खाने का बंदोबस्त था, लेकिन उसने आग लगा दिया कि पहले इनका ठंड दूर हो। उस संत की आत्मा को इतनी शांति मिली कि कहा जाता है ना कि जब कोई दिल से आशीर्वाद देता है तो वो दुआ तुरंत लगती है। जब किसी का आप भला करते हैं और अपनी आत्मा से वो आपको आशीर्वाद देता है तो वो दुआ लगती है। संत ने इतना ही कहा कि जाओ भाऊ, आज के बाद तुम्हें ये लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमने मुझे इतना सुकून दिया है। अगले दिन क्या हुआ, तो अगले दिन जूनागढ़ के नवाब का कारवां उधर से गुजर रहा था, जिसने जूनागढ़ के नवाब ने लाडली को देखा। वो बहुत रूपवती थी, उनको सुंदर लगी। और उसके अगले दिन जो लाडली, जो कल तक लकड़ी काटती थी, अगले दिन एक महारानी बन गई। उन्होंने शादी की उससे। अब भाऊ का क्या हुआ, तो भाऊ से अब भाऊ से बाबूदीन बन गए, बाबूदीन निजाम हो गए वहाँ के। और इसके बाद उन्होंने प्रजा पे बहुत अच्छे से डील किया प्रजा को। और लेकिन एक दिन एक गलती कर बैठे। गलती ये कर बैठे कि उन्होंने प्रजा पे टैक्स लगा दिया। सारी प्रजा तंग, लोग आके समझाते कि नहीं इतना टैक्स हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, देखिए ये मैंने बहुत सोच समझ के लगाया है। तब उस दिन वही लोहार उनके दरबार में आता है और कहता है एक बात, कि एक तरह से वो व्यंग करता है और बोलता है, पता है निजाम साहब, आपने जो टैक्स लगाया तो जनता के पास तो कुल्हाड़ी को धार देने को भी पैसे नहीं है। उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, उन्होंने वापस लिया। आज बाबूदीन लाइब्रेरी है वहाँ पे जूनागढ़ में। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अ लॉट ऑफ थैंक्स।